नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के बेहतरीन कवियों की श्रृंखला में हमने बीते 2 दिनों में 2 कवित्रियों की बात की। दोनों एक दूसरे से नितांत भिन्न, अनामिका की और गगन गिल की। वो इतनी भिन्न कवित्रियां हैं कि आपको ये समझ में आ जाता है कि स्त्री कविता के नाम पे जो सरलीकृत खांचा हम बनाने की कोशिश करते हैं वो कितना बेमानी है इस कविता के सामने। आज इस क्रम में एक और कवित्री की बात, जिसको पढ़ते सुनते लगता है कि खौलती हुई कविता क्या हो सकती है। स्त्री कविता की अगर आपको ये भ्रम हो कि बड़ी मुलायम सी, बड़ी करुणा और दुख में बसी कविता है, तो इस भ्रम को पूरी तरह ध्वस्त करती हुई कविता है कात्यायनी की। आज हम कात्यायनी की कविताओं से गुजरने वाले हैं और ये कविताएं जो हैं आपको न्योता देती हैं कि आप राजनीति की गली में आएं, आप उन जलते सवालों से गुजरें जिनसे अमूमन आंख मिलाने का चलन है, आंख चुराने का चलन है। तो बात कात्यायनी की 90 के दशक में उनका पहला कविता संग्रह आया और उनको शायद उसी दौर में भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार भी मिला। उनका जो पहला कविता संग्रह था 7 भाइयों के बीच चंपा, वो बहुत सराहा गया। 2 कविताएं उस संग्रह की तो मुझे खास तौर पे प्रिय हैं और शायद आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होंगी। एक तो यही जो शीर्षक कविता है 7 भाइयों के बीच चंपा, और दूसरी कविता हॉकी खेलती लड़कियां। मैं इन्हीं 2 कविताओं से बात शुरू करूंगा। 7 भाइयों के बीच चंपा की खूबी क्या है? लड़की के भीतर जो जीवट है, जो महत्वाकांक्षा है, उसका बार बार उग आना है, वो इतनी खूबसूरती से कात्यायनी ने रखा है। मैं उस कविता को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। वह कविता जो है 7 भाइयों के बीच चंपा, वो 1 मिनट अगर मुझे, हाँ। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई। वहां अमर बेल बन उठी, झड़बेरी के साथ कटेली झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई, फिर से घर में आ धमकी। 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई, तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहां एक नीलकमल उगाया, जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसलकर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झमड़ कर, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफणी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती पाई गई। तो यह एक जिजीविषा की, जिसे बार बार तोड़ा जा रहा है, बार बार काटा जा रहा है, जिसे सूली पे लटकने को मजबूर किया जा रहा है, वो लौट के आती है, अपनी जगह बताती है। जो दूसरी कविता मुझे बहुत प्रिय है वो है हॉकी खेलती लड़कियां। पिछले दिनों भारत ने कई टूर्नामेंट जीते जिनमें महिलाएं खेल रही थीं, क्रिकेट का विश्व कप जीता, तब भी मुझे ये कविता याद आई। ओलंपिक के दिनों में जब लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किए, तब भी मुझे इस कविता की याद आई। फिर ये कविता बताती है कि कितने दबावों, कितने तनावों, परंपरा के कितने दबाव के बावजूद लड़कियां खेल रही हैं, अपना जीवन जी रही हैं। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी, कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में स्टिक साधे वे हरी घास पर तैरती हैं।
चूल्हे की आंच से, मुसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। यहाँ अम्मा बैठी रात तकती है कि बेटियां आएं तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। यहाँ भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे। रोज की तरह लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही हैं, लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही हैं, लड़कियां पास दे रही हैं, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। ये कुछ और लंबी कविता है। मैंने बस ये याद दिलाने के लिए इस कविता का हिस्सा पढ़ा कि लड़कियां किस तरह परंपरा से टकरा रही हैं, किस तरह भाई, पिता, माँ, पड़ोसी, शोहदों सबकी निगाहों का सामना करते हुए अपने हिस्से के गोल मार रही हैं, अपने हिस्से के पेनल्टी कॉर्नर मान रही हैं। और ये सिर्फ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि सिर्फ ये खेल का मामला नहीं है, ये जीवन की लड़ाई, जीवन के संग्राम, जीवन के मैदान में चल रहे उस विराट खेल का मामला है जिसमें लड़कियों को प्रवेश की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, कात्यायनी का कि ये जो दो कविताएं हैं, असल में कात्यायनी का राजनीतिक रुख बहुत प्रबल है। वो एक तरह से वाम चेतना की बहुत प्रखर कवि हैं। एक तरह से शब्द में हटा देता हूं, वाम चेतना की बहुत प्रखर कवि हैं। बिल्कुल सुलगती जलती कविताएं उनके यहाँ आपको मिलेंगी। कई बार ये लगता है कि कहीं कहीं वो प्रचार जैसी भी हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन कविताओं पे नहीं जाऊंगा। जो कविताएं मुझे खास तौर पे इस स्त्री चेतना के संदर्भ में पसंद आती हैं, उनमें एक है इस स्त्री से डरो। क्यों डरो? अब ये कविता बताती है। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नीले अनंत विस्तार के में उड़ने के रोमांच के बारे में। जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलट बांसियां, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। फिर वही जीवट, वही महत्वाकांक्षा, वही निर्भीकता कि आप जाल की बात करेंगे तो हम समुद्र में तैरने की बात करेंगे, आप पिंजरे की बात करेंगे तो हम नीले अनंत विस्तार की बात करेंगे। यह कात्यायनी का मूल मिजाज है। और इस मिजाज में कई बार उनके यहाँ व्यंग्य, जो पुरुष सत्ता है, उस पर उनके व्यंग्य की कुछ दो कविताएं कम से कम मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक कविता है प्रार्थना। ये शायद इस पौरुषपूर्ण समय में मैं ये बताना भूल गया कि उनके कई संग्रह आ चुके हैं। 7 भाइयों के बीच चंपा एक संग्रह था, इस पौरुषपूर्ण समय में दूसरा संग्रह था। ऐसे उनके कई संग्रह हैं। मैं फिर से याद करना चाहता हूँ उन कविताओं को, उन संग्रहों के नाम। हाँ, चेहरे पर आंच, जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, राख अंधेरी की बारिश में, रात के संतरी की कविताएं, और भी इनके संग्रह हैं, और भी इनकी कविताएं हैं। गुजरात में इनकी बड़ी एक पूरी श्रृंखला है जो ठेठ राजनीतिक कविता है। मैं लौट रहा हूँ प्रार्थना नाम की उस कविता पर, जिसमें उस पुरुषवाद की, उस मर्दवाद की किस तरह वो खिल्ली उड़ाती हैं। प्रभु मुझे गौरवान्वित, प्रार्थना इसका शीर्षक है, प्रभु मुझे गौरवान्वित होने के लिए सच बोलने का मौका दो, परोपकार करने का स्वर्णिम अवसर दो प्रभु, भोजन दो प्रभु, ताकि मैं तुम्हारी भक्ति करने के लिए जीवित रह सकूं। मेरे दरवाजे पे थोड़े से गरीबों को भेज दो, मैं भूखों को भोजन कराना चाहता हूं। प्रभु मुझे दान करने के लिए सोने की गिन्नियां दो, प्रभु
मुझे वफादार पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, लायक भाई और शरीफ पड़ोसी दो। प्रभु मुझे इहलोक में सुखी जीवन दो, ताकि बुढ़ापे में परलोक की चिंता कर सकूं। प्रभु मेरी आत्मा प्रायश्चित करने के लिए तड़प रही है, मुझे पाप करने के लिए एक औरत दो। ये कात्यायनी का अपना चाबुक है जो मर्दवाद की पीठ पे पड़ता है। इसी तरह की, इसी मिजाज की एक और कविता के साथ मैं चाहूँगा कि मैं इस बातचीत को एक सिरे तक ले जाऊं। स्त्री के बारे में जो पुरुषवाद है उसकी कविता। बेवकूफ जाहिल औरत, कोई कैसे करेगा तेरा भला। अमृता शेरगिल का तूने नाम तक नहीं सुना। बेमुश्किल तमाम बस इतना ही जान सकी हो कि इंदिरा गांधी इस मुल्क की रानी थी। फिर भी तुम्हारे भीतर कोई प्रेरणा का संचार नहीं होता। रह गई निपट तू गंवार की गंवार, पीटी उषा तक को जानती तक नहीं। मार्गरेट अल्वा एक अजूबा है तुम्हारे लिए, क ख ग आता नहीं। मानुषी कैसे पढ़ेगी भला, कैसे होगा तुम्हारा भला। मैं तो परेशान हो उठता हूँ, आज आ गया हूँ मैं तुमसे, क्या करूँ मैं तुम्हारा। हे ईश्वर, मुझे ऐसी औरत क्यों नहीं दी जिसका कुछ तो भला किया जा सकता। ये औरत तो बस भात रांध सकती है और बच्चे जन सकती है, इसे भला कैसे मुक्त किया जा सकता है। स्त्री को मुक्त करने की ये जो झूठी कामना है, स्त्रीवाद के भीतर एक सेंधमारी की जो कोशिश है, सच्चे स्त्रीवाद के भीतर कात्यायनी उसका बड़ी सुघड़ता से मजाक उड़ाती है, बड़े तीखेपन से, पूरी अपनी विद्रूप और व्यंग्य की चेतना के साथ। उनके यहाँ स्त्री को लेकर बहुत सारी कविताएं हैं, राजनीति को लेकर बहुत सारी कविताएं हैं, इतनी सारी कि उनको आप पढ़ते चले जाएं और आपको लगे कि ये कितनी अच्छे ढंग से वो अपने समय के विद्रूप को रच रही हैं। एक छोटी सी कविता 2014, कुछ इम्प्रेशंस इसमें कई हैं, मैं एक दो हिस्से इसके चाहता हूं पढ़ना। चिकने चेहरे वाला आदमी, वह सुखी संतुष्ट आदमी, हमें कितना डरावना लग रहा है। धीरे धीरे गहराते अंधेरे की इस बेला में जो उम्मीदें खो चुका है, बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ उसका रोना झींकना ऊब और झुंझलाहट पैदा करता है। लेकिन बीच बीच में उससे मिलने को जी चाहता है, पूछने के लिए कि उसकी गुमशुदा चीजों में क्या कुछ मिल गई है। जो पराजयों के चयनित इतिहास को निचोड़कर नई सैद्धांतिकी गढ़ रहा है, खंड से समग्र की और पेड़ से जंगल की पहचान करता हुआ यह नया इंद्रजाल रचता कापालिक है, बौद्धिक छद्मवेशी। ये लंबी कविता है, मैं बस उनकी कविता के, उनकी भाषा के आस्वाद का एक सुराग आप तक पहुंचाना चाहता था। कात्यायनी हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण कवित्रियों में हैं, सबसे महत्वपूर्ण कवियों में हैं। उनके साथ समकालीन कविता का एक जिसको प्रतिरोधपूर्ण चेहरा जो है, पूरी प्रगल्भता के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ खिलता है, उनकी कविताओं को पढ़ने का अपना एक सुख है। आप उनको पढ़ें। उम्मीद है ये श्रृंखला जो अब अपनी समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको पसंद आ रही होगी। शुक्रिया।